नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में, आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में। जहाँ पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बाहर अफगानिस्तान, सिंध, बर्मा, तिब्बत और नेपाल की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। हमने ये देखा था कि 1843 में चार्ल्स नेपियर, जो कि सिंध के रेजिडेंट थे, आगे जाकर के सिंध के पहले गवर्नर बने। उन्होंने सिंध का भारत में विलय किया। उसी तरह जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया था। इन सभी बातों की चर्चा हमने पिछली 2 कक्षाओं में की थी। अब आज से जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, लगभग 8 क्लासेस मान करके चलिए, 6 क्लासेस मान करके चलिए, हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय विस्तार को पढ़ना है। हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजनल एक्सपेंशन को पढ़ना है। कहने का अर्थ यह है कि अब हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग-अलग क्षेत्रों अर्थात बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख साम्राज्य, इन सब पर अपने अधिकार को स्थापित करती है, इन सब पर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करती है। आपको याद होगा जब हमने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था ब्रिटेन की देसी रियासतों के प्रति नीति, तो शुरुआत में ही हमने आपको एक मैप दिखाया था जिसमें बताया था कि देखिए भारत में नए राज्यों की उत्पत्ति हुई। वहां पर हमने डिस्कस भी किया था कि किसके द्वारा कौन सा राज्य बनाया गया। ये पूरी स्टोरी हमने डिस्कस की थी, पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी। अब हम ये जानेंगे कि कैसे इन क्षेत्रों पर ब्रिटेन ने अधिकार किया। पहले हम बंगाल की चर्चा करेंगे, मैसूर की चर्चा करेंगे, सिख साम्राज्य की चर्चा करेंगे और फिर जाकर के हम मराठा की चर्चा करेंगे। अवध और सिंध की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवध और सिंध के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि बंगाल में जब कंपनी के विस्तार की बात आती है, बंगाल में जब कंपनी के एक्सपेंशन की बात आती है, तो आखिर ये विस्तार कैसे हुआ, हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, जहां हम जानेंगे कि आखिर बंगाल क्या था, बंगाल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मुर्शिद कुली खान वहां का पहला स्वतंत्र नवाब बनता है। फिर हम बंगाल के मुख्य नवाबों की बात करेंगे। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खान था। बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट नवाब मुर्शिद कुली खान था। उसके बाद सुजा उद्दीन मोहम्मद खान, फिर सरफराज खान जो कि सुजा उद्दीन मोहम्मद खान का बेटा था, सुजा उद्दीन मुर्शिद कुली खान का दामाद था। इसके बाद अलीवर्दी खान और फिर सिराज उद्दौला। ये जो कहानी है अर्थात सिराज उद्दौला तक की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, यहाँ तक स्वतंत्र नवाब हमें देखने मिलेंगे, इंडिपेंडेंट नवाब हमें देखने मिलेंगे। सिराज उद्दौला वही है जिसने प्लासी के युद्ध में भाग लिया था, बैटल ऑफ प्लासी में पार्टिसिपेट किया था। फिर मीर जाफर, फिर मीर कासिम के बाद मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया जाएगा। फिर नज्म उद्दौला, इसके बाद सैफ उद्दौला और मुबारक उद्दौला। जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई तब मीर जाफर बंगाल का नवाब था और जब इलाहाबाद की संधि की गई तब नज्म उद्दौला बंगाल का नवाब था। लेकिन मीर जाफर से ही कठपुतली नवाब की कहानी शुरू होगी, अर्थात पपिट नवाब की स्टोरी शुरू होगी। पपिट का मतलब है कि ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। क्रम पूछा जा सकता है तो मुर्शिद कुली खान, शुजा उद्दीन मोहम्मद खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, इनके नाम बस याद रखिएगा। यही महत्वपूर्ण नवाब हैं जहां से सवाल बन सकते हैं। फिर साथियों हम प्लासी के युद्ध की बात करेंगे जो 23 जून 1757 को हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अर्थात बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, पूरी तरीके से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला फंस गया। तो हम इस बारे में भी जानेंगे किसने क्या कथन कहा, वो सारी बातों की चर्चा हम करेंगे और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा।
फिर साथियों हम बक्सर के युद्ध की बात करेंगे जो अक्टूबर 1764 में लड़ा गया, अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। और बक्सर की लड़ाई के बाद संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। और इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था वो अंग्रेजों का पेंशनर बन जाता है। अवध के नवाब शुजा उद्दौला एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है। और साथ ही साथ बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, बंगाल में डुअल गवर्नेंस की शुरुआत होती है। ये सब काम किया था बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति था जिसने बंगाल में ब्रिटेन के प्रभुत्व को स्थापित किया था। याद रखिएगा ये बंगाल का गवर्नर था, ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल। तो हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी पढ़ेंगे, हम रॉबर्ट क्लाइव को भी स्टडी करेंगे। फिर यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग से लेकर के विलियम बेंटिक ये सभी बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, आखिर में हम एक क्लास बनाएंगे जब हम पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, एक बोनस लेक्चर की तरह हम इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि अलग से पढ़ने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, आप साथ में ही सभी बातों को पढ़ते जा रहे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियां होती थीं, कंप्लीट पावर होती थी। फिर जॉन मैकफरसन, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की शुरुआत करता है। जॉन सोर, लॉर्ड वेलेस्ली जो सहायक संधि व्यवस्था या सब्सिडरी अलायंस लेकर के आया। जॉर्ज वार्लो, मिंटो प्रथम, लॉर्ड एमहर्स्ट, आपको अफगान युद्ध याद होंगे, ठीक है, और विलियम बेंटिक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। साथियों विलियम बेंटिक जो है वो बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल होता है। विलियम बेंटिक वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जबकि भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वहीं 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और इसी आधार पर लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनेगा। परेशान मत होइएगा, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर हमें बंगाल के बारे में इन सभी बातों का अध्ययन करना है, इन सभी बातों को पढ़ना है। आज थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया है पीपीटी में, कुछ और इमेजेस ऐड किए हैं, तो आप बताइएगा क्या थोड़ा सा रोचकता बढ़ी या नहीं, पर समझेंगे बोर्ड पर ही और बाद में हम पीपीटी के थ्रू सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार ये देख लीजिए, ये मैप भी एक बार देख लें प्यारे दोस्तों। ये मैप है उस समय का, ये बंगाल वाला क्षेत्र है। इस बंगाल में बिहार का क्षेत्र भी मिला दिया जाएगा, उड़ीसा का क्षेत्र भी मिला दिया जाएगा। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो उसमें बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, ये पूरा क्षेत्र बंगाल बनाता था। ये अवध वाला इलाका है, यहाँ मराठा है, नीचे कर्नाटक वाला इलाका मिलेगा, ये निजाम का क्षेत्र है, ये मैसूर का क्षेत्र है। तो अब धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिश एक्सपेंशन होते जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटेन का विस्तार होते जाएगा। एक बार देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंगाल इतना जरूरी क्यों था, आखिर बंगाल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। देखो कारण बड़ा साफ है कि जब भी आप बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल क्या था, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट वाज बंगाल और कैसे बंगाल की कहानी आगे बढ़ी। तो जो बंगाल वाला क्षेत्र है ये काफी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये पूरा का पूरा रीजन जो आप देख पा रहे हैं ये बंगाल वाला क्षेत्र था, ये बंगाल वाला रीजन था। अब बंगाल में क्या क्या शामिल था पहले तो ये समझ पाइए। तो बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल वाले क्षेत्र में उस समय, बंगाल वाले क्षेत्र में उस समय पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, बांग्लादेश, बांग्लादेश और आगे चल कर के उड़ीसा वाला हिस्सा भी शामिल किया गया था। आगे चल कर के उड़ीसा वाला हिस्सा भी शामिल किया गया था।
जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय बंगाल एक मुगल प्रांत था, या आप मुगल सूबे के नाम से भी इसे पुकार सकते हैं। मुगल सूबा या मुगल प्रोविंस था। बंगाल जो है वो एक मुगल प्रोविंस था, या मुगलों की एक रियासत थी, मुगलों का एक राज्य था, और मुगलों का नियंत्रण इसके ऊपर था। बंगाल को प्यारे दोस्तों गोल्डन स्पैरो के नाम से जाना जाता था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, या स्वर्ण चिरैया के नाम से जाना जाता था। कारण कारण बड़ा साफ है कि यहाँ पर उपजाऊपन बहुत ज़्यादा था, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से कृषि की उत्पादकता ज़्यादा होती, यहाँ नील का उत्पादन किया जाता, बिहार वाले क्षेत्र में अफीम भी उगाई जाती, बाकी चावल हो गया, शोरा हो गया, इन सब का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता था। इंडिगो, ओपियम, राइस, ये सब चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं। दूसरा, नौ परिवहन बहुत अच्छा था। नेवी या नेवल ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा था। आप देख पाएँ कि हुगली नदी से होकर के बंगाल की खाड़ी तक रास्ता जाता था, और बंगाल की खाड़ी से फिर व्यापार होता था, और आज भी होता है। कलकत्ता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है, लंदन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। बंगाल के पास जो तीसरा बड़ा फायदा था, इसकी लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी। देखिए, इस समय तक भारत में, जब से आप इतिहास पढ़ते आए हैं, आपने एक बात देखी होगी कि भारत पर अधिकांश विदेशी आक्रमण पश्चिमी क्षेत्र से ही होते थे, वेस्टर्न इलाकों से ही होते थे। कोई भी आक्रमण हो और वो तुरंत बंगाल नहीं पहुंचते। बंगाल पहुंचने के लिए उन्हें इन सब रियासतों का सामना करना पड़ेगा, इन सभी प्रिंसली स्टेट का सामना करना पड़ेगा। मराठे भी उस समय तक बंगाल की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वो इन्हीं क्षेत्रों में अपना विस्तार करने के लिए लगे थे। तो कंपैरेटिवली जो बंगाल का एरिया है वो सुरक्षित था। अपेक्षाकृत रूप से जो बंगाल का एरिया है वो प्रोटेक्टेड टेरिटरी थी। यही कारण था कि बंगाल इतना महत्वपूर्ण हो गया, बंगाल बिकेम दैट मच इम्पोर्टेंट। तो यही बातें बंगाल को महत्वपूर्ण बनाती हैं, यही बातें बंगाल को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है कि बंगाल मुगल कालीन सूबा था, इट वॉज अ मुगल प्रोविंस। उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड, ओडिशा, ये सारी चीजें बाद में शामिल हुई। बिहार और उड़ीसा को बाद में इसमें इंक्लूड किया गया था। शुरू में बिहार और उड़ीसा शामिल नहीं थे प्यारे दोस्तों। 1719 के आसपास बिहार को, और 1733 के आसपास, 1719 में बिहार और 1733 में उड़ीसा को जोड़ दिया गया था बंगाल में। ठीक है, बहुत उपजाऊ था, बहुत फर्टाइल था, नौ परिवहन बहुत अच्छा था, और पश्चिमी आक्रमणों से सुरक्षित था। क्योंकि जितने भी आक्रमण हो रहे थे भारत पर, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, नादिर शाह का भी आक्रमण होता है, ये बंगाल इससे सुरक्षित था। बंगाल वॉज कंपैरेटिवली सेफर। याद रखिएगा, नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, जो हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पढ़ा था। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, जो हमने मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हम बंगाल के प्रमुख नवाबों की बात कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि बंगाल कहाँ है। बंगाल जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय बंगाल क्या था? मुगलों का एक सूबा था, मुगलों का एक प्रोविंस था, अर्थात मुगलों का प्रशासन यहाँ चलता था, और हर सूबे में मुगल सूबेदार नियुक्त किया करते थे, और सूबेदार की मदद करने के लिए वहाँ दीवान को नियुक्त किया जाता था। हर जगह, हर प्रोविंस में मुगल सूबेदार को अपॉइंट करते थे, जो हेड ऑफ सूबा होता था, और हेड ऑफ फिनेंस वहां दीवान होता था प्यारे दोस्तों। तो बस इन्हीं बातों को हम देखेंगे। तो अब हमें नवाबों की चर्चा करनी है, और हमें यह भी डिस्कस करना है कि कैसे मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब बनता है। देखो, मुर्शिद कुली खान जो कि मूल रूप से मुगल साम्राज्य में दीवान के पद पर कार्यरत था, यही वो व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र बंगाल की नींव रखी, जिसने इंडिपेंडेंट बंगाल को बनाया। सवाल पूछा जाता है कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था, बंगाल का पहला इंडिपेंडेंट नवाब कौन था? जवाब होगा मुर्शिद कुली खान। उसके बाद सुजा उद्दीन मोहम्मद,
फिर सरफराज खान, फिर अलीवर्दी। अलीवर्दी खान सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी नवाबों में सबसे योग्य अलीवर्दी खान ही होगा। अलीवर्दी खान को बंगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, रियल फाउंडर ऑफ बंगाल माना जाता है। फिर सिराज उद्दीन दौला या सिराज उद्दौला आएगा। ये आखिरी स्वतंत्र नवाब होगा। इसी के समय प्लासी की लड़ाई लड़ी जाएगी। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई में सिराज को हरा देगा, सिराज को मार डालेगा। रॉबर्ट क्लाइव नहीं मारेगा, वो मीरियन मारेगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर स्वतंत्र नवाब खत्म हो जाएंगे। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएगी और ये बंगाल का पहला कठपुतली नवाब बनेगा और यहाँ से बंगाल की लूट शुरू होगी। फिर मीर कासिम आएगा, फिर दोबारा से मीर जाफर आएगा, नज्म उद्दौला जिसने इलाहाबाद की संधि की, सैफ उद्दौला और आखिर में मुबारक उद्दौला। और मुबारक उद्दौला यहाँ का अंतिम नवाब होगा, लास्ट नवाब होगा। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स सारी शक्तियां ले लेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स सारी की सारी पावर ले लेगा। तो बस इनमें से तीन चार नवाबों के बारे में हमें पढ़ना है। लिस्ट हमने आपको पूरे नवाबों की बता दी कि कौन कौन से नवाब हुए, कैसे कहानी आगे बढ़ी। ये लिस्ट एक बार जरा अच्छे से आप देख लीजिए प्यारे दोस्तों और टॉपिक से लिंक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। देखिए पहले बातों को समझ लीजिएगा, फिर हम पीपीटी में सारी बातें आपको दिखाएंगे। मुर्शिद कुली खान, देखो मुर्शिद कुली खान जो है ना, इसका जो मूल नाम है, इसका जो एक्चुअल नेम है वो सूर्य नारायण मिश्रा था। इसका मूल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत आया था, ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आया था। ये बहुत ज्यादा योग्य था। तो 1700 में औरंगजेब ने 1700 में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, इसे बंगाल का दीवान बनाया गया था। देखो हर सूबे में दो तरह की पोस्ट होती थी, एक होती थी सूबेदार की पोस्ट और दूसरी होती थी दीवान की पोस्ट। सूबेदार प्रमुख होता था और जो दीवान है वो वित्तीय मामलों का प्रमुख होता था। तो ये बंगाल का दीवान था, लेकिन इस समय बंगाल का जो सूबेदार था, इस समय जो बंगाल का सूबेदार था वो अजी मुशान था। ठीक है, अजी मुशान वही व्यक्ति है जिसने 1704 में 1704 में पटना का नाम परिवर्तित करके अजीमाबाद कर दिया था। पटना का नाम पाटलिपुत्र का नाम बदल करके इसने जो पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्र का नाम बदल करके अजीमाबाद कर दिया था। इसके बाद 1707 में 1707 में इसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया। दक्कन में परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, दक्कन में बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, एक बहुत योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, तो इसे दक्कन भेज दिया गया, इसे साउथ इंडिया भेज दिया गया। लेकिन जब ये साउथ इंडिया गया तो बंगाल की स्थिति खराब होने लगी, बंगाल की सिचुएशन खराब होने लगी। तो इसे दोबारा से 1717 में फरूख शियर वापस लेकर के आता है और फरूख शियर ने इसको बंगाल का नायब नियुक्त की। अब आप कहेंगे सर ये तो नई पोस्ट आ गई, नायब क्या होता है? नायब एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास दो शक्तियां थी, ये यहाँ का सूबेदार भी था और सूबेदार होने के साथ साथ ये दीवान भी था। यहीं से इसने पूरी शक्तियां अपने पास रख ली और 1717 से ये स्वतंत्र रूप से बंगाल में शासन करने लगा, इंडिपेंडेंट होकर के ये बंगाल में रूल करने लगा। लेकिन ये मुगलों को कर भेजता था, ये मुगलों को लगातार टैक्स भेजा करता था और इसने भी भेजा। इसके बाद इसका जो दामाद सुजाउद्दीन जब नवाब बनता है उसने भी मुगलों को कर भेजा। सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज वो भी मुगलों को कर भेजता है। लेकिन जब अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना तो उसने मुगलों को कर भेजना बंद कर दिया, उसने मुगलों को टैक्स पे करना बंद कर दिया। ये है मुर्शिद कुली खान की कहानी। मैं दोबारा रिकॉल कराऊंगा, मुर्शिद कुली खान का मूल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था और ये दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। 1700 में औरंगजेब ने इसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। 1700 में औरंगजेब ने
अपॉइंट किया था इसे बंगाल का दीवान। उस समय बंगाल का सूबेदार या हेड ऑफ बंगाल अजी मुशान हुआ करता था, जिसने पाटलिपुत्र का नाम बदल करके अजीमाबाद किया था। फिर 1707 में 1707 में इसे दक्कन भेज दिया गया और दक्कन का सूबेदार बना करके इसे भेजा गया, दक्कन का हेड बना करके इसे भेजा गया। बाद में जब फरूख शियर मुगल बादशाह बना तो फरूख शियर ने 1717 में 1717 में इसे दक्कन से बुलाया और बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया। नायब नाजिम एक ऐसी पोस्ट थी कि एक व्यक्ति जिसके पास सूबेदार और दीवान दोनों की शक्तियां थीं, अर्थात सैन्य और वित्तीय दोनों की शक्तियां थीं, मिलिट्री और फाइनेंस दोनों की ही पावर थी। इस तरह 1717 में यह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा, इंडिपेंडेंट होकर के रूल करने लगा और यह बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब बना। हालांकि मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये मुगल साम्राज्य को कर भेजता था, ये मुगल एम्पायर को टैक्स भेजा करता था। अब ये तो हो गई बंगाल की कहानी। अब पूरी कहानी ना रिकॉल करके पूरी चीजें याद रखना कि बंगाल कैसे आया। तो बंगाल मुगलों का एक सूबा था। बंगाल वॉज अ प्रोविंस ऑफ मुगल्स, ये याद रखना। बंगाल क्या था? मुगलों का सूबा था। बंगाल वॉज अ प्रोविंस ऑफ मुगल, नंबर वन। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कैसे इसका विस्तार हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर ये याद रखिएगा, ठीक है। औरंगजेब आता है, अकबर है, बीच में जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, वो सारी बातें हमने पढ़ी हैं। अब हम इसके कार्यों का अध्ययन कर लेते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क किए गए। देखो, कार्यों में सबसे पहला काम जो इसने किया था कि इसने इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी। इसने बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, भू राजस्व के लिए, अर्थात लैंड रेवेन्यू के लिए। अब याद कीजिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे मुगल, तब हमने आपको इजारेदारी व्यवस्था बताई थी कि जो व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाता था, तो सबसे अधिक भू राजस्व की बोली लगाने वाले व्यक्ति को उस जगह की जमीन ठेके पर दी जाती थी। याद है, हमने मुगलों के समय पढ़ी थी। तो उसी व्यवस्था को इसने बंगाल में लागू किया। दूसरा, इसने बहुत बड़े क्षेत्र को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। बहुत बड़ी टेरिटरी को इसने खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसने जमींदारों से जमीन छीन ली, सारे नहीं, बहुत से जमींदारों से जमीन छीन ली। इससे जमींदार नाराज हो गए और जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। और तीन विद्रोह बहुत बड़े हुए, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सीताराम राय, सीताराम राय, उदय नारायण, बहुत से विद्रोह हुए थे, पर ये तीन विद्रोह सबसे बड़े हुए। सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, इन सभी ने विद्रोह कर दिया क्योंकि इनकी जमींदारी को छीन लिया गया था, इनकी जमीनों को स्नैच कर लिया गया था। तो इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया, छोटे जमींदारों से जमीनें छीन ली गई, बहुत सी भूमि को उसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। किसानों को फायदा दिलाने के लिए या कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसने तकावी ऋण की व्यवस्था भी शुरू की थी। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं। तकावी ऋण को आप बोल सकते हैं अग्रिम ऋण, ठीक है, एडवांस लोन, इसे हम एडवांस लोन भी बोल सकते हैं। तकावी ऋण ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने दिल्ली सल्तनत में पहली बार तकावी ऋण के बारे में पढ़ा था। किसानों को पैसा देना, अग्रिम पैसा देना, ताकि वे अपने उत्पादन को बेहतर कर सकें, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो इसने किसानों को बेहतर बनाने के लिए तकावी ऋण व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। और इसके पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी। इसने ढाका से कैपिटल को हटा करके नई राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई, ठीक है, नई राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। तीन राजधानियां होंगी बंगाल की। शुरुआत में तो लखनौती थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, सॉरी, जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। इसके बाद ढाका, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर भी राजधानी रहेगी। तो वो अलग अलग कैपिटल रही आएंगी। तो बस आपको ये पूछा भी जाता है कि किस नवाब ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था, तो जवाब होगा मुर्शीद कुली खान।
तो मुर्शिद कुली खान के बारे में एक बार बस ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं सारी बातों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था? तो बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान कौन था? 1700 में he was appointed as Diwan of Bengal. In 1717 he was appointed as a Nayab Nazim of Bengal, which means सूबेदार एंड दीवान। 1700 में उसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। 1717 में फरूख शियार ने उसे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया, अर्थात सूबेदार और दीवान दोनों। इस तरह एक बात याद रखना, इस तरह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त वो बंगाल का आखिरी सूबेदार था। फिर बंगाल में मुगलों ने कभी भी सूबेदार को नियुक्त नहीं किया, क्योंकि सूबेदार अब वहां का नवाब बन चुका था। तो मुर्शिद कुली खान पहला नवाब भी है बंगाल का, और मुर्शिद कुली खान आखिरी सूबेदार है बंगाल का, जो कि मुगलों के द्वारा नियुक्त किया गया है। फिर हमने ये जाना उसके कामों में, तो उसने किसानों के लिए तकावी ऋण, फार्मर्स के लिए एडवांस लोन की शुरुआत की। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, उसने खालसा भूमि में बहुत सारी जमीन को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इस वजह से जमींदारों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। उदय नारायण का विद्रोह हो, सीताराम राय का विद्रोह हो, गुलाम मोहम्मद का विद्रोह हो। उसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, लैंड रेवेन्यू के लिए इजारा सिस्टम को शुरू किया, और अपना मुख्यालय ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित किया। ढाका से मुर्शिदाबाद अपना जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो ट्रांसफर किया। ठीक है, चलिए अब यही सारी बातें एक बार हम पीपीटी के थ्रू देख लेते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। ये मुर्शिद कुली खान के ऊपर फोटो भी आपको दिख रही होगी। तो ये मुर्शिद कुली खान का जो मूल नाम है वो सूर्य नारायण मिश्रा, अन्य नाम मोहम्मद हादी और जफर। 1700 में औरंगजेब के द्वारा इसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। सूबेदार उस समय अजीम शान था। 1707 में इसे दक्कन का सूबेदार बनाया जाता है। 1717 में फर्रुखशियर के द्वारा बंगाल का नवाब नाजिम बनाया जाता है, और इसी के बाद बंगाल का पहला नवाब तथा अंतिम सूबेदार। मुख्यालय ढाका से मुर्शिदाबाद, इजारेदारी की व्यवस्था और तकावी ऋण की व्यवस्था। जमींदारों से भूमि लेकर खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया, जिस वजह से विद्रोह हुए। सीताराम राय का विद्रोह, उदय नारायण का विद्रोह और गुलाम मोहम्मद का विद्रोह। 1704 में अजीमुशान ने पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद कर दिया। 1719 में उड़ीसा मिला लिया गया प्यारे दोस्तों बंगाल में, और 1733 में बिहार मिला लिया गया बंगाल में। मैं माफी भी चाहूंगा आपसे कि एक डेट मैंने आपको गलत बता दी थी, यहाँ पर ये उल्टा मैंने डेट बता दिया था, इसको ठीक कर लीजिएगा कि 1733 में बिहार का विलय किया गया और 1719 में उड़ीसा का विलय किया गया। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये बातें हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए मुर्शिद कुली खान की कहानी को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अली वर्दी खान के बारे में। देखिए, मुर्शिद कुली खान के बाद उसका दामाद शुजा-उद-दीन अगला नवाब बनता है, और शुजा-उद-दीन के बाद उसका बेटा सरफराज अगला नवाब बनता है। पर अगेन इन दोनों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि हमें इन्हें याद रखना पड़े, और सरफराज के बाद ही अली वर्दी खान अगला नवाब बनता है। तो अब हम अली वर्दी खान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, अली वर्दी खान की स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच में, अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच में एक लड़ाई होती है, और इस युद्ध को कहा जाता है गिरिया की लड़ाई या बैटल ऑफ गिरिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरिया की लड़ाई या बैटल ऑफ गिरिया। ये 1740 में हुई, 1740 में हुई। अप्रैल 1740 में, अप्रैल 1740 में अला अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच में एक लड़ाई होती है, जिसे गिरिया की लड़ाई कहा जाता है, बैटल ऑफ गिरिया कहा जाता है। इस लड़ाई में सरफराज खान हार जाता है,
और अलीवर्दी खान इस लड़ाई में जीत जाता है। और जैसे ही अलीवर्दी खान इस लड़ाई में जीतता है, ये बंगाल का अगला नवाब बनता है, ये बंगाल का नेक्स्ट नवाब बन जाता है। अब अलीवर्दी खान का पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसे बंगाल का वास्तविक संस्थापक कहा गया या वास्तविक नवाब कहा गया, इसे बंगाल का एक्चुअल नवाब कहा गया, क्योंकि इसने मुगलों को राजस्व भेजना बंद कर दिया था। इसने मुगलों के साथ रेवेन्यू शेयर करना बंद कर दिया था। तो आप कहेंगे कि सर इससे पहले मुर्शिद कुली खान था, मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, क्या ये लोग स्वतंत्र नवाब नहीं थे? बिल्कुल, ये स्वतंत्र नवाब थे। वो परमिशन नहीं लेते थे कोई भी काम करने से पहले मुगलों की, लेकिन एक सम्मान के रूप में वो मुगलों को भू राजस्व का एक हिस्सा भेजा करते थे। वो मुगलों के साथ लैंड रेवेन्यू को शेयर किया करते थे। लेकिन अलीवर्दी खान जब नवाब बना तो उसने कहा कि अब वो मुगलों को राजस्व नहीं देगा, वो मुगलों के साथ रेवेन्यू को शेयर नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि वो पूर्ण स्वतंत्र नवाब था। ही वॉज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इसके समय ना एक जो बहुत बड़ा इसका संघर्ष हुआ वो मराठों से हुआ। मराठों से लगभग 15 वर्षों तक इसका संघर्ष चलता रहा। ऑलमोस्ट 15 ईयर तक इनका संघर्ष चलता रहा। मैप के थ्रू जरा ये समझने की कोशिश करना कि कैसे इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, कैसे इन दोनों के बीच में इतना बड़ा संघर्ष चला। तो देखो, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये मराठों की टेरिटरी है, यहाँ मराठे हुआ करते थे और ऊपर अलीवर्दी खान यहाँ शासन कर रहा है। तो उस समय मराठा पेशवा, उस समय जो मराठा पेशवा थे वो रघुजी भोसले थे। वो रघुजी भोसले थे। तो रघुजी भोसले ने अपने एक वित्त मंत्री भास्कर पंत को, भास्कर पंत वित्त मंत्री थे, भास्कर पंत को अली वर्दी खान के पास भेजा कि यार हमें इस इलाके से टैक्स चाहिए है, उड़ीसा वाले इलाके से हमें टैक्स चाहिए है। तो अली वर्दी खान ने भास्कर पंत को मरवा दिया। तो फिर मराठों ने अली वर्दी खान के ऊपर अटैक कर दिया। 15 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। आखिर में रघुजी भोसले और अली वर्दी खान के बीच में एक संधि हुई और उस संधि में निर्णय लिया गया कि हम स्वर्ण रेखा नदी को अपनी सीमा मानेंगे। उड़ीसा पर पहले मराठों ने अधिकार कर लिया। फिर अलीवर्दी खान ने एक डील की कि हम हर साल आपको 12 लाख रुपए भेजेंगे, बदले में उड़ीसा का क्षेत्र हमें दे दीजिए। हम हर साल आपको 12 लाख रुपए देंगे, बदले में आप हमें उड़ीसा का क्षेत्र वापस कर दीजिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी है कि मराठों से 15 सालों तक संघर्ष चलता रहा। मराठों के साथ ऑलमोस्ट 15 ईयर का एक लॉन्ग स्टैंडिंग बैटल चलता रहा। देखो, अली वर्दी खान को एक समझदार शासक भी कहा जाता है, एक बहुत ही ज्यादा समझदार शासक कहा जाता है, क्योंकि उसने अंग्रेजों के मामले में, उसने ब्रिटिशर्स के मामले में एक तटस्थ नीति अपनाई, अर्थात उसने इनएक्टिव पॉलिसी अपनाई। बेसिकली चाहे आप मुर्शिद कुली खान को देख लो, सुजाउद्दीन को देख लो, सरफराज को देख लो या अली वर्दी खान को देख लो, ये सभी ब्रिटेन के प्रति इनएक्टिव पॉलिसी ही अपनाते हैं, निष्क्रिय नीति ही अपनाते हैं। अलीवर्दी खान का एक बहुत निष्क्रिय नीति का मतलब ये था कि ये सब नवाब जानते थे कि 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक या शाही फरमान फर्रुखशियर के द्वारा दिया गया है, ये उसका भर के मिसयूज करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इसका दुरुपयोग करते हैं। खुद तो यूज कर ही रहे हैं, ना तो प्रॉपर टाइम से उनसे टैक्स दिया जाता है। बात थी कि आप सिर्फ एक्सटर्नली इसको यूज करेंगे, पर आप इंटरनली भी इसको यूज कर रहे हैं। पर खुद तो यूज कर रहे हो, ये भारतीयों के को भी, भारतीयों का सामान भी उसी दस्तक के द्वारा पास करवा देते। कैसे? जैसे मान लो मैं एक भारतीय व्यापारी हूं, अगर मैं मुगल एम्परर या बंगाल के नवाब को टैक्स दूंगा तो मुझे 100 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मेरे पास आते कि अच्छा तुम हमारा सामान, जो अपना सामान है, तुम्हारा सामान तुम अंग्रेजों के साथ ही रख दो, हमारे साथ ये सामान चला जाएगा।
बदले में 100 की जगह 50 रुपए हमको दे देना। तो इस तरीके से ये दुरुपयोग करते थे, मिसयूज करते थे, जो दस्तक इन्हें मिला हुआ था प्यारे दोस्तों, या शाही फरमान इन्हें मिला हुआ था। ये बात ये बात मुर्शिद कुली खान भी जानता था, सुजाउद्दीन भी जानता था, सरफराज भी जानता था, और अलीवर्दी खान भी जानता था। अलीवर्दी खान का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि जो अंग्रेज है ना, ये मधुमक्खियों की तरह है। अगर मधुमक्खियों को आप छेड़ दोगे ना तो ये आपको काटेंगे, और अगर आप इन्हें छेड़ोगे नहीं तो ये आपको शहद देने का काम करें। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के साथ की थी? तो अलीवर्दी खान ने यह कहा था। अलीवर्दी खान एक और बात बोलता है। अलीवर्दी खान कहता है कि मैं, वो सिमिलर स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान की तरह। वो कहता है कि मैं अंग्रेजों को जमीन से तो बाहर निकाल दूंगा, लेकिन समुद्र में जो आग लगेगी उसे कैसे बुझाया जाएगा। वो कह रहा है कि मैं अंग्रेजों को आज चाहूं तो जमीन से बाहर निकाल दूं, लेकिन समुद्र में जो आग लगेगी वो कैसे बुझाई जाएगी। कहने का मतलब ये था कि यार, हमारी जो स्थल पर सेना है वो बहुत ताकतवर है, पर हम उनकी नेवी का सामना नहीं कर सकते, पर हम उतनी नेवी का सामना नहीं कर सकते। हालांकि सिराज को वो ये बोल करके जाता है, एडवाइस भी दे करके जाता है, पहले उसने कहा, लेकिन आखिरी में वो बोल के जाता है कि अगर कभी भी तुम्हें मौका मिले कि तुम इन अंग्रेजों को बंगाल से निकाल सको, तो सबसे पहले यही काम करना। ये था अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के बारे में यही दो तीन सवाल बनते हैं कि वो कौन सा नवाब था जिसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था, या मुगलों के साथ लैंड रेवेन्यू को शेयर करना बंद कर दिया था। जवाब होगा अलीवर्दी खान। दूसरा, मराठों के साथ संघर्ष किस नवाब का हुआ? अलीवर्दी खान का हुआ। और किसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के साथ की थी? तो वो भी अलीवर्दी खान। आइए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं सारी महत्वपूर्ण बातों को। और गिरिया का युद्ध जरूर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो गिरिया का युद्ध है या बैटल ऑफ गिरिया है, ये 10 अप्रैल 1740 को बंगाल के नवाब सरफराज और अलीवर्दी खान के बीच में लड़ा गया। इसमें बैंकर फतेह चंद, जिसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने जगत सेठ की उपाधि दी थी, अलीवर्दी खान की मदद करता है। मुख्य कार्य, ये पूर्णतः स्वतंत्र नवाब था। मुगल दरबार में राजस्व भेजना बंद कर दिया। रघुजी भोसले को चौथ और उड़ीसा दिया। कारण, वित्त मंत्री भास्कर पंत की हत्या। ये भी लिखा गया है कि अंग्रेजों के प्रति तटस्थ नीति, और कहता है कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगे, और यदि छेड़ा जाए तो वे डंक मारेंगे। उसके और भी कथन थे, जैसे वो कहता है कि वह अंग्रेजों को बंगाल से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। इस समय तो धरती पर लगी आग बुझाना भी कठिन है, यदि समुद्र से भी आग की लपटें निकलने लगी तो उन्हें कौन शांत करेगा। राज्य से अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच को एक साथ निर्बल मत करना। तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना। सिराज को वह भी कहता है कि वह अंग्रेजों पे कभी भी विश्वास ना करे, और जैसे ही मौका मिले उन्हें बंगाल से निकाल दे। तो ये पूरे उसके कथन थे, ये सारे उसके स्टेटमेंट थे, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पर ये बातें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। गिरिया का युद्ध जरूर याद रखना, और डेट याद रखना, क्योंकि आजकल क्या होने लगा है ना कि वो 3-4 रैंडम युद्ध उठा लेता है। पता पड़ा एक मराठों का युद्ध उठा लिया, एक मैसूर का युद्ध ले लिया, इवन एक प्राचीन इतिहास का युद्ध ले लिया, और फिर उनसे कहा कि आपसे बोलेगा कि इनको क्रम से जमाओ, ऑर्डर से जमाओ। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब क्रम से जमाने वाले प्रश्न आएंगे, ऑर्डर से जमाने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत अच्छे से आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो एक बार अलीवर्दी खान को भी ध्यान से पढ़ लें, देन हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अलीवर्दी खान के बाद अब हम इसके बेटे सिराज उद्दौला के बारे में बात करते हैं कि सिराज उद्दौला का कार्यकाल कैसा रहा, या मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला, जो कि इसका पूरा नाम था, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही छोटा सा कार्यकाल रहा, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर रहा। 1756 में नवाब बनता है, और अगले ही साल प्लासी की लड़ाई में हार जाता है, और फिर इसकी हत्या कर दी जाती है, और इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखो,
बात को समझना, इसका जो मूल नाम था वो मिर्जा मोहम्मद था। इसका जो एक्चुअल नाम था वो क्या था? मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला। ये अलीवर्दी खान की बहन अमीना बेगम का बेटा था। एक्चुअल में अलीवर्दी खान के पास कोई भी संतान नहीं थी। अलीवर्दी खान का कोई भी बेटा नहीं था। अलीवर्दी खान की 3 बहनें थीं। तो उन 3 बहनों में से अमीना बेगम के बेटे का नाम था मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला। और अमीना बेगम का जो बेटा, याद रखिएगा, तो अमीना बेगम अलीवर्दी खान की बहन है। तो अमीना बेगम के बेटे का नाम था मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला। देखो, जब सिराज उद्दौला, ये सिराज की एक तस्वीर है, जब सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना तो इसका बहुत से लोगों ने विरोध किया। और इस विरोध में सबसे पहले नंबर पर थी इनकी मौसी घसीटी बेगम। सबसे पहले नंबर 1 पर थी इनकी मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम चाहती थी कि उनका लड़का जो है वो नवाब बने, लेकिन सिराज उद्दौला सबसे बड़ा बेटा था। बहनों में भी सबसे बड़ा बेटा वहां सिराज उद्दौला ही था, इसलिए सिराज को अगला नवाब बनाया गया। घसीटी बेगम ने विद्रोह किया। सिराज उद्दौला ने घसीटी बेगम की पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया और घसीटी बेगम को नजरबंद कर दिया। इस तरीके से घसीटी बेगम का विद्रोह खत्म हुआ। इस तरीके से घसीटी बेगम की जो कंस्पिरेसी थी वो खत्म की गई। इसके बाद इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शौकत जंग, और ये पूर्णिया का अधिकारी था। ये पूर्णिया वाले इलाके का अधिकारी था। शौकत जंग भी विद्रोह कर रहा था प्यारे दोस्तों। शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। तो इसने शौकत जंग को मणिहारी के युद्ध में मार डाला। अब यहां से एक प्रश्न भी निकलता है, गिरिया का युद्ध और मणिहारी का युद्ध। तो जो मणिहारी का युद्ध है, ये सिराज उद्दौला और शौकत जंग के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि शौकत जंग सिराज उद्दौला को अलग करके बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो सिराज उद्दौला ने शौकत जंग को मणिहारी के युद्ध में हरा दिया, बैटल ऑफ मणिहारी में हरा दिया, जो 1756 में लड़ा गया था, 1756 में लड़ा गया था। इसके बाद एक और विरोधी था, अलीवर्दी खान का बहनोई था मीर जाफर। ठीक है, अलीवर्दी खान का बहनोई था मीर जाफर, जो सेनापति के पद पर भी रहता है। तो सेनापति मीर जाफर भी विद्रोह करता था। तो मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति बनाया गया। मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति बनाया गया। तो कहते हैं ना कि जब एक व्यक्ति बहुत बड़े हैं, जब एक राजा बनता है तो सिर्फ सोने का ताज उसके सर पे नहीं रखा जाता, बल्कि कांटों का ताज उसके सर पे रखा जाता है। और सिराज उद्दौला के साथ ऐसा ही हुआ। सिराज उद्दौला की क्या गलती थी कि वो सबसे बड़ा लड़का था। जितनी भी बहनें थी, 3 बहनें, तो अमीना बेगम का लड़का था, और जितनी भी बहनों के और लड़के थे उनमें सबसे बड़ा सिराज उद्दौला था। तो अली वर्दी खान ने उसी को अगला नवाब बना दिया। तो इस बात से उनकी मौसी घसीटी बेगम बड़ी चिढ़ गई, विद्रोह करने लगी। तो घसीटी बेगम की संपत्ति जब्त कर ली। फिर चचेरा भाई शौकत जंग पूर्णिया का अधिकारी था, ये भी चिढ़ गया। तो मणिहारी के युद्ध में शौकत जंग को भी हरा दिया। और फिर सेनापति मीर जाफर ये भी विद्रोह करने लगा। तो फिर सेनापति मीर जाफर को हटा करके मीर मदान को कुछ समय के लिए सेनापति बनाया गया। मीर जाफर को मीर बख्शी के पद पर रखा गया। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये तो था आंतरिक विद्रोह, ये तो था इंटरनल रिवोल्ट। अब आती है असली मुद्दा कि अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध थे और ब्रिटिशर्स के साथ किस तरह के रिलेशन इसने शेयर किए। अंग्रेजों के साथ संघर्ष क्यों हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ संघर्ष क्यों हुआ, तो ये समझने की हम कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आंतरिक विद्रोह खत्म करने के बाद अब उसका अंग्रेजों से संघर्ष शुरू होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। अब कारण क्या होंगे, क्यों आखिर इनके बीच में संघर्ष हुआ? तो एक कारण बहुत पहले से बना हुआ था बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और वह था दस्तक का दुरुपयोग करना। वही दस्तक या वही ट्रेडिंग पास जो कि 1717 में 1717 में
फर्रुखशियार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। वही शाही फरमान जिसे आर्म्स नाम के इतिहासकार ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था कि दिस इज द मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। और जब हम आपको फर्रुखशियार के इस फरमान के बारे में पढ़ा रहे थे, तभी हमने आपसे कहा था कि इसको याद रखना, यही बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद की जड़ बनेगा, यही बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में डिस्प्यूट का कारण बनेगा। एक कारण था दस्तक का दुरुपयोग, मिस यूज ऑफ दस्तक। और दस्तक का दुरुपयोग वो कैसे कर रहे थे, तो वो हमने अभी अभी आपको बताया कि पास सिर्फ अंग्रेजों के लिए दिया गया था, लेकिन भारतीयों से ये टैक्स लेते और अपने साथ भारतीयों का सामान भी ये पास करवा देते। दूसरा, इतना तो था ही था, दीवान राज वल्लभ का बेटा था कृष्ण वल्लभ, और इसने पैसों की धंधाली की थी या इसने भ्रष्टाचार किया था। तो पता पड़ा नवाब सिराजुद्दौला को कि कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम ने शरण दे रखी है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ऐसी बात हो गई कि हमारे देश में ही एक व्यक्ति है जो हमारे देश के दुश्मन को शरण दे रहा है, तो क्या इस बात को एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिराजुद्दौला ने कहा कि देखो, कृष्ण वल्लभ को अपने यहाँ पे शरण मत दो, वो हमें सौंप दो, पर अंग्रेजों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तीसरा तीसरा कारण था फोर्ट विलियम की किलाबंदी। फोर्ट विलियम के उस समय प्रेसिडेंट रॉजर ड्रैक थे। यह प्रश्न पूछा जाता है, रॉजर ड्रैक। तो फोर्ट विलियम वही कलकत्ता में उनका हेडक्वार्टर, वहां के अध्यक्ष रॉजर ड्रैक थे। तो एक आदेश जारी किया सिराजुद्दौला ने, और सिराज ने फ्रांसीसियों से भी कहा और अंग्रेजों से भी कहा कि आप किलेबंदी को मत बढ़ाइए, आप अपने फोर्टिफिकेशन को मत बढ़ाइए। दोनों को ये डर था, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को, कि कहीं हम पर फ्रेंच अटैक ना कर दें, और फ्रांसीसियों को डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स हम पर अटैक ना कर दें। यही कारण था कि फ्रांस चंद्रनगर में अपनी फोर्टिफिकेशन को बढ़ा रहे थे और ब्रिटिश फोर्ट विलियम में अपने फोर्टिफिकेशन को बढ़ा रहे थे। एक आदेश जारी करता है सिराजुद्दौला, दोनों से कहता है कि किलेबंदी को बंद कर दो, अब अतिरिक्त फोर्टिफिकेशन मत करो। फ्रांसीसियों ने यह बात मान ली, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह बात नहीं मानी। यही कारण था कि अंततः जून 1756 में, जून 1756 में सिराज उद्दौला ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया। कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया। इस युद्ध में ये जो अटैक हुआ, अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे। रॉजर ड्रैक और दूसरे अंग्रेज बंगाल की खाड़ी में स्थित फुल्टा द्वीप भाग गए। वहीं जैसे ही कलकत्ता का इलाका सिराजुद्दौला को मिला, सिराज उद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया। यही कारण है कि हमें इतिहास में अलीनगर की संधि देखने को मिलती है। अलीनगर कोई नाम था नहीं, कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर किया गया। बाद में अंग्रेजों ने दोबारा से उसे कलकत्ता कर दिया था। यहीं पर एक सर्जन था, देखिए ये ड्रैक वगैरह तो भाग गए थे, पर एक सर्जन यहीं रह गया था, और उस सर्जन का नाम था जॉन जेफानिया हॉलवेल। ये एक सर्जन था, शल्य चिकित्सक था। तो जॉन जेफानिया हॉलवेल ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और उन्हीं में से एक किताब अलाइव इन बंडर में उसने ये लिखा है कि जब सिराज उद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, तो फोर्ट विलियम में एक बहुत ही छोटा सा कमरा था जो 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था, जो 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। इस छोटे से कमरे में, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी रोशनी की जगह थी, उसमें 146 अंग्रेजों को इसने भर दिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया, तो उसमें से 123 लोग दम घुटने की वजह से मर गए थे। और इसे काल कोठरी की घटना या द ब्लैक होल इंसिडेंट कहा गया। काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल इंसिडेंट कहा गया, जो 20 जून 1756 को हुआ। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसे सही नहीं मानते, मैक्सिमम हिस्टोरियन इसको सही नहीं मानते। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा जाता है
काल कोठरी की घटना का संबंध किससे है? द ब्लैक होल इंसिडेंट कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो जो ब्लैक होल इंसिडेंट है ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। 20 जून 1756 को, जैसा जॉन जेफानिया हॉलवेल अपनी किताब में लिखता है कि फोर्ट विलियम अर्थात कलकत्ता में एक छोटा सा कमरा था जो 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा था। उसमें सिराज उद्दौला ने 146 अंग्रेजों को भर दिया और 123 उसमें से मारे गए। सिर्फ 23 लोग ही अगली सुबह बचे थे और किताब का नाम रखा अलाइव इन वंडर। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि काल कोठरी की घटना की जानकारी किसने दी? तो ये जानकारी जॉन जेफानिया हॉलवेल ने दी थी, जो कि एक सर्जन था। जिस समय ये पूरा का पूरा इवेंट होगा उस समय फोर्ट विलियम का जो मुख्य अधिकारी था वो रोजर ब्रैग था। ठीक है जी। इसके बाद अंग्रेज भी पलटवार करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज वापसी ना करें। तो जैसे ही इस बात की जानकारी अंग्रेजों को मिली, क्योंकि अंग्रेज इस समय दक्षिण भारत में है, तो रॉबर्ट क्लाइव उड़ीसा के रास्ते से अपनी स्थल सेना लेकर के पहुंचा और एडमिरल वॉटसन समुद्र के रास्ते से अपनी नौसेना लेकर के पहुंचा। पूरी स्टोरी को समझना कि जैसे ही अंग्रेजों को यह बात पता पड़ी, जैसे ही ब्रिटिशर्स को यह बात पता चली कि यार ऐसी ऐसी घटना हो गई है, कासिम बाजार और फोर्ट विलियम हमारे हाथ से चला गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव उड़ीसा के रास्ते और एडमिरल वॉटसन समुद्र के रास्ते, तो ये नेवी लेकर के पहुंच गया, ये मिलिट्री लेकर के पहुंच गया और इन्होंने बंगाल पर अधिकार दोबारा से और कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लिया। क्या हुआ था कि 20 जून 1756 को जब सिराज उद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया और मणिक चंद नाम के एक व्यक्ति को वहां का प्रभारी बनाया और खुद वापस मुर्शिदाबाद चला गया। ये उसकी गलती थी, क्योंकि मणिक चंद को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया और सिराज उद्दौला को धोखे से हरा दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति हार जाता है तो हमेशा की तरह एक संधि होती है। अब संधि कलकत्ता में हुई, लेकिन उस समय कलकत्ता का नाम अलीनगर था, इसलिए इसे अलीनगर की संधि कहा गया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहा गया, जो 9 फरवरी 1757 को हुई, जो 9 फरवरी 1757 को हुई। देखो, प्लासी के पहले भी बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लासी का युद्ध हो गया, प्लासी से पहले भी बहुत कुछ हुआ है। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था, रॉबर्ट क्लाइव की सहायता कर रहा था एडमिरल वॉटसन, ये दोनों एक तरफ, और सिराज उद्दौला दूसरी तरफ। और ये बहुत अपमानजनक संधि थी सिराज उद्दौला के लिए, क्योंकि इसकी शर्तें काफी बुरी थी। जैसे कंपनी के पूरे अधिकार और क्षेत्र उनको वापस लौटा दिए जाएं, कंपनी को 3 लाख रुपए का युद्ध जुर्माना भी दे दिया जाए। सिराज उद्दौला ने कंपनी को 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन के रूप में दिए। कलकत्ते की किलेबंदी करेंगे और कलकत्ते में सिक्के भी हम ढालेंगे, कलकत्ते में सिक्के भी हम ढालेंगे, सिक्के ढालने का अधिकार मिलेगा, क्वाइन को मिंट करने का राइट मिलेगा और ये क्वाइन पूरी जगह पर चला भी करेंगे। ठीक है। अफगानिस्तान, अगर कभी भी अफगानिस्तान का अटैक बंगाल पे होता है तो ब्रिटिश जो हैं वो सिराज उद्दौला का साथ देंगे। ये भी उसमें एक बात थी कि अगर कभी भी अफगानिस्तान बंगाल पर अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसका साथ देंगे? सिराज उद्दौला का साथ देंगे। कितनी अपमानजनक संधि है। 3 लाख रुपए कंपनसेशन के भी ले लिए, सिक्के ढालने का भी अधिकार, जहां पर भी चाहे वहां पर हम किलेबंदी करेंगे, फोर्टिफिकेशन करेंगे और खुले तरीके से व्यापार करेंगे, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि इतनी बुरी संधि के बाद आने वाले युद्ध को टाला जा सकता था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही इसलिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संधियां की गई उसमें जर्मनी को पूरी तरह से तोड़ करके रख दिया। अगर पहली संधि अच्छी हो जाती, अगर ट्रीटी अच्छी हो जाती, तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध आता ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता ही नहीं। तो तैयारी हो चुकी थी, प्लेटफॉर्म लग चुका था प्लासी के युद्ध का, बैटल ऑफ प्लासी का। तो ये थी अलीनगर की संधि। फिर अंततः
एक काम करता है और प्लासी का युद्ध तैयार। 23 मार्च 1757 को, ये इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर अटैक कर दिया, जहां फ्रांसीसियों की फैक्ट्री हुआ करती थी। फ्रांसीसी सिराज उद्दौला के पास आए। सिराज उद्दौला भी आग बबूला हो गया गुस्से से, और यही प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण बना। यही बैटल ऑफ प्लासी का करंट रीजन बना। देखो, ऐसा नहीं है कि प्लासी के युद्ध का एक ही कारण था, लेकिन प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण था कि चंद्रनगर, जो कि सिराज उद्दौला के अंडर में है, वहां अंग्रेजों ने जाकर के फ्रांसीसियों को मारा। फ्रांसीसी सिराज के पास आए। ये तो वही बात हो गई यार कि हमारे यहाँ दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को मार करके आ जाए तो वो तो जाएगा ना मोदी जी के पास या फिर पुलिस के पास कि भाई साहब देखिए, हम तो आपके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, हमको व्यापार से कैसे हटाया जा रहा है। ठीक है, हम तो आपके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, हमको व्यापार से कैसे हटाया जा रहा है। तो वो भी पहुंच गए उनके पास, वो भी चले गए उनके पास, और यही प्लासी के युद्ध का कारण बना। तो एक बार ना हम सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा अगला टॉपिक है प्लासी का युद्ध, पर उससे पहले हम सारी बातों को ना एक बार जस्ट क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ये पढ़ा अब तक के क्लास में कि 1717, माफ कीजिए, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि 1717 में जो मुर्शीद कुली खान था, ये बंगाल का स्वतंत्र नवाब बनता है, बंगाल का इंडिपेंडेंट नवाब बनता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा गैप आता है, एक लंबा सा गैप आता है। सुजाउद्दीन और सरफराज खान बीच में आते हैं, और सुजाउद्दीन और सरफराज खान के बाद 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ने के बाद 1740 में गिरिया की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ गिरिया। और गिरिया की लड़ाई में अली वर्दी खान सरफराज खान को हरा देता है, और वो बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। इसके बाद 1756 में सिराज उद्दौला बंगाल का अगला नवाब बनता है, और अगले ही साल वह मारा जाता है। सिराज उद्दौला के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे ही ये बंगाल का नवाब बना, इसे अपने परिवार से षड्यंत्र का सामना करना पड़ा, अपनी फैमिली से ही षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। मौसी घसीटी बेगम ने संघर्ष किया। इसके चचेरे भाई शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का अधिकारी था, इसने, और अली वर्दी खान का बहनोई था मीर जाफर, इसने भी विरोध किया, पर इन तीनों के विरोध को उसने दबा दिया। फिर अंग्रेजों से इसके संघर्ष की शुरुआत होती है, ब्रिटिशर्स से इसके संघर्ष की शुरुआत होती है, क्योंकि वे दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, फोर्ट विलियम की किलेबंदी अर्थात फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, और कृष्ण वल्लभ, जो कि एक भ्रष्टाचारी था जिसे राज्य ढूंढ रहा था, उसे शरण देकर के रखी थी फोर्ट विलियम के प्रमुख रॉजर ड्रैक ने। याद रखिएगा, इस पूरे घटनाक्रम में फोर्ट विलियम का जो प्रमुख अधिकारी है वो रॉजर ड्रैक है। यही कारण था कि 1756, स्पेसिफिकली मैं आपसे कहूं कि जून 1756 में फोर्ट विलियम और कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया सिराज उद्दौला ने। ठीक है, अंग्रेज अपनी जान बचा करके भागे। इसी बीच में हॉलवेल ने एक जे जे हॉलवेल, तो जे हॉलवेल ने काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल इंसिडेंट के बारे में बताया, और कहा कि 18 फीट लंबे 14 फीट चौड़े छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को रखा गया। अगले दिन उसमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। अंग्रेज इसका बदला लेने के लिए आए, और 1756 में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ये आते हैं। इसके बाद 1757 में अलीनगर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। लेकिन मार्च 1757 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया, जहां फ्रांसीसियों की बस्ती थी, और यही प्लासी के युद्ध का कारण बना। और अंततः जो बड़ी घटना अब हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है 23 जून 1757 की
बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का। ये प्रमुख घटनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जहां से सवाल बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 57 में ही ये आते हैं, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। जनवरी जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन, ठीक है। और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर कलकत्ता का ही नाम था। बेसिकली सिराज उद्दौला ने ही अलीनगर नाम कर दिया था कलकत्ता का, या कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर कर दिया, ठीक है। तो ये अब तक की स्टोरी है जो हम पढ़ चुके हैं, ये अब तक का कोर्स ऑफ इवेंट है जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्लासी युद्ध की बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी की बात करेंगे और आज के सेशन को समाप्त करेंगे। तो प्लासी की जो लड़ाई है, बैटल ऑफ प्लासी है, ये 23 जून 1757 को लड़ी गई, 23 जून 1757 को लड़ी गई। इसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला था। प्लासी पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नदिया नाम का जिला है, उसमें एक गांव है। क्योंकि यहाँ पलाश के फूल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पलाश के पेड़ बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस गांव का नाम प्लासी रखा गया। जो नदिया पश्चिम बंगाल का जिला है, वहां से भागीरथी नदी निकलती है, वहीं पर स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव की ओर से इसमें लगभग 3000 सैनिक थे, ऑलमोस्ट 3000 की आर्मी थी। आयर कूट भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे, चार्ल्स ग्रांट भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे और कैप्टन किलपैट्रिक भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ थे। वहीं सिराज उद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी, लेकिन आधे से अधिक सेना ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि षड्यंत्र कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। मुख्य रूप से मीर मदान, मोहनलाल और एक फ्रांसीसी अधिकारी सेंट फ्रांस भी इनके साथ था। मीर मदान और मोहनलाल बहुत लॉयल रहे और लॉयल्टी के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। बाकी लोगों ने षड्यंत्र किया। अब षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? मीर जाफर, मीर मीरन, यार लुतुफ खान, राय दुर्लभ, राजा राजवल्लभ, राजा कृष्णचंद्रा, जगत सेठ मेहताब चंद और अमीचंद। ये सभी लोगों ने षड्यंत्र किया था। ये सभी दिखाते रहे सिराजुद्दौला को कि हम आपके साथ हैं, और वास्तव में रॉबर्ट क्लाइव ने इन सब के साथ संधियां कर ली थी। एक्चुअल में रॉबर्ट क्लाइव ने इन सब के साथ ट्रीटीज करके रखी थी प्यारे दोस्तों। तो ये जो युद्ध है, ये 23 जून 1757 को लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया? पश्चिम बंगाल में, प्लासी के पास। इसमें रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और सिराज उद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब था। सिराज का साथ सिर्फ 2 लोगों ने दिया, मीर मदान और मोहनलाल। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आयर कूट, चार्ल्स ग्रांट, किलपैट्रिक और ये सब भी बैकफुट पर होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही लड़ रहे थे। अब कारण क्या था इस युद्ध का? तो सबसे पहला कारण था अलीनगर की अपमानजनक संधि। हमने पहले ही आपको बताया कि 9 फरवरी 1757 को सिराज और क्लाइव के बीच में जो अलीनगर की संधि हुई थी, वो बेहद अपमानजनक संधि और युद्ध होना तय था। उससे भी बड़ा कारण यह हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। वो हमने अभी डिस्कस किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया, जहां फ्रांसीसियों का अधिकार था। और ये 2 प्रमुख कारण बने। उसके अलावा दस्तक का दुरुपयोग पुराने समय से, क्योंकि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग करते, फोर्ट विलियम की किलेबंदी, ये सारे के सारे कारण थे। इस युद्ध की तैयारी के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत बड़ा सा षड्यंत्र रचा सिराज उद्दौला के पास, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि अभी हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि हम सीधे युद्ध में सिराज को हरा सकें, और वो ऑलरेडी नीचे कर्नाटक वॉर में उलझे हुए थे। तो इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा, एक पूरी की पूरी कंस्पिरेसी क्रिएट की। और षड्यंत्र क्या था? सिराज उद्दौला के प्रमुख अधिकारियों को अपनी ओर कर लेना। सिराज के जो भी लॉयल हैं या जो उसके प्रमुख अधिकारी हैं जो युद्ध में लड़ेंगे, उनको पहले ही अपनी तरफ कर लेना। तो उसने इन सब को अपनी तरफ किया।
मीर जाफर, मीर मीरान, राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ, मणिकचंद और यार लुत्फ खान। इसमें से थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इसमें जो अमीचंद है वो एक एजेंट था, और यही वो व्यक्ति है एक्चुअल में अमीचंद, जिसने ये पूरा का पूरा समझौता करवाया, जिसने ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट करवाया था। यही वो व्यक्ति है अमीचंद, जिसने ये पूरा समझौता करवाया था, पूरा अग्रीमेंट करवाया। पर पता है यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी है, यहाँ एक छोटी सी स्टोरी है दैट यू नीड टू रिमेंबर, या बस याद कर लेना। अब क्या हुआ कि अमीचंद रॉबर्ट क्लाइव के पास गया, और अमीचंद ने कहा कि देखो, मैं आपका समझौता तो करवा दूंगा, मैं आपका अग्रीमेंट तो करा दूंगा, पर मैं इसके लिए ना पैसा अलग से लूंगा। 5 लाख या 3 लाख पाउंड ऐसी कुछ उसने अलग से मांग की थी। रॉबर्ट क्लाइव इतना सारा पैसा अमीचंद को नहीं देना चाहता था, तो उसने एक चाल चली। रॉबर्ट क्लाइव बेतहासा शातिर व्यक्ति, बेतहासा शातिर। उसने क्या किया कि अग्रीमेंट होना था, और अग्रीमेंट में सारी बातें लिखित में होनी थी, सारी की सारी चीजें रिटन में होनी। तो उसने ना 2 अग्रीमेंट बनवाए। एक अग्रीमेंट उसने लाल कागज पे बनवाया, और एक अग्रीमेंट उसने सफेद कागज पे बनवाया, और इस बात की जानकारी अमीचंद को नहीं हुई। लाल कागज पे जो अग्रीमेंट बनवाया था वो फर्जी अग्रीमेंट, उस पर रॉबर्ट क्लाइव ने साइन किए, और एडमिरल वॉटसन के साइन भी उसने खुद कर दिए। और व्हाइट पेपर पे जो अग्रीमेंट बनाया गया था वो एक्चुअल अग्रीमेंट था, जिस पर रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन दोनों के एक्चुअल साइन थे। तो ओमी चंद को, या अमी चंद को, जो एजेंट था, उसे ये लाल रंग का अग्रीमेंट दे दिया। और बाद में जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, तब अमीचंद को पता पड़ा कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। वो सब कुछ छोड़ करके बनारस चला गया, और अमीचंद के परिवार में एक महान साहित्यकार पैदा हुए, जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अमीचंद के फैमिली ट्री से ही आते हैं। अमीचंद बनारस चले गए, और वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगे जाकर के जन्म हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस पूरी कहानी में के.एम. पणिकर साहब लिखते हैं कि बंगाल के सेठ और मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेजों के हाथों बेच दी। ठीक है, सही बात भी है कि नवाब भी बेच दिया और नवाबी भी बेच दी, क्योंकि इसके बाद जो नवाब बने, चाहे वो मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, नज्म उद्दौला हो, सारे के सारे नवाब सिर्फ कठपुतली थे। सारे के सारे नवाब सिर्फ एक पपिट का काम करते। तो ये सारे लोगों ने विद्रोह किया। मीर जाफर, राय दुर्लभ, अमीचंद, जगत सेठ, मणिकचंद, कलकत्ता का प्रभारी था, यार लुत्फ खान, और भी लोग थे। इन सभी को अंग्रेजों ने पैसे दे करके अपने पक्ष में मिला लिया, और ये पूरा समझौता कराया था अमीचंद ने। और आखिरी में उसी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, उसी के साथ बहुत बड़ा एक कंस्पिरेसी, रॉबर्ट क्लाइव ने उसको भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1757 को। युद्ध क्या था? 3-4 घंटे का बस एक दिखावा था, क्योंकि आधे से अधिक सेना सिराजुद्दौला की नहीं गई। सिर्फ मीर मदान और मोहनलाल, 2 ही लोग लड़ रहे थे, और इनको भी चालबाजी से मीर जाफर गया सिराजुद्दौला के पास कि आप इनको वापस बुलाओ। तो जैसे ही उनको वापस बुलाया, पूरी सेना में भगदड़ मच गई, और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। तो युद्ध नहीं, वो पूरी तरीके से एक षड्यंत्र था, पूरी तरीके से एक कंस्पिरेसी थी। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि सिराज को मार डाला गया। बेसिकली सिराज भाग गया। सिराज जब भाग गया तो उसको पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद मीर जाफर के बेटे मीरन के आदेश पर मोहम्मद बेग या लाल खान के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला की बहुत सारी बेगमें थीं, उन सब बेगमों को हुगली में डुबा दिया गया। लेकिन एक और बेगम थी, लुत्फुन्निसा, जो कि उर्दू में कविताएं लिखती थी, और कहा जाता है कि ये बेहद खूबसूरत थी, लुत्फुन्निसा। और लुत्फुन्निसा को जीवित छोड़ा गया। मीर जाफर और मीरन और भी लोगों ने विवाह का प्रस्ताव दिया, पर उसने विवाह नहीं किया। ठीक है, प्रभाव यह हुआ कि मीर जाफर बंगाल का पहला कठपुतली नवाब बना। अंग्रेजों को 24 परगना एक जगह का नाम है, तो 24 परगना वाले क्षेत्र की जमींदारी मिल गई। ढाका, कलकत्ता, कासिम बाजार,
हर जगह पर अब अंग्रेजों ने दुर्गीकरण किया। तो ये थी प्लासी की लड़ाई, जिसके द्वारा अंततः बंगाल के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खुल गए और यहाँ पर उन्होंने अपना एक कठपुतली नवाब बैठाया, नाम था मीर जाफर, और बेतहाशा लूटा। यहीं से बंगाल की लूट शुरू होती है। इस युद्ध को लेकर के ना बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, जैसे रॉबर्ट्स जो अंग्रेज हैं वो इसको बचाएंगे, अंग्रेज कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, अंग्रेज इसको क्रांति कहेंगे, चाहे वो रॉबर्ट हो, वो स्मिथ हो या मार्शल हो, ये सब इसको क्रांति का नाम देंगे कि देखो ब्रिटेन के लोगों ने बंगाल की जनता को एक क्रूर राजा से मुक्त करा दिया। वो इस तरह से इसे प्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये साम्राज्यवादी इतिहासकार थे, ये इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियन थे। वहीं यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि ये मध्य युग धर्मतंत्र का अंत और आधुनिक युग का आरंभ था। ताराचंद लिखते हैं कि प्लासी के बाद परिवर्तनों की लंबी प्रक्रिया आरंभ हो गई और इंडिया में बहुत सारे चेंज हुए। नवीन चंद्र सेन लिखते हैं कि दुखों की अंधकार भरी लंबी रात का आरंभ, जो 1947 में जाके खत्म हुई। ठीक। पर्सिवल स्पियर लिखते हैं कि यहां से बंगाल में खुली और निर्लज्ज लूट का दौर शुरू हुआ। पीई रॉबर्ट्स लिखते हैं कि प्लासी की विजय नहीं, ये एक विश्वासघात था। वॉटसन ने लिखा कि प्लासी का युद्ध कंपनी के लिए ही नहीं अपितु ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व का था। और मालसेन, कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके तात्कालिक और स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हों जितने कि प्लासी के युद्ध के हुए हैं। तो इस तरह प्यारे दोस्तों, जो कहानी हमने पढ़ना शुरू की थी, जो स्टोरी हमने पढ़ना शुरू की थी, हमने बंगाल के प्रमुख नवाबों का अध्ययन कर लिया, हमने बंगाल के इम्पोर्टेंट नवाब्स को पढ़ लिया, हमने प्लासी के युद्ध को पढ़ लिया। अब कल जब हम क्लास करेंगे तो हम उसमें मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर की लड़ाई, इलाहाबाद की संधियां, बंगाल का द्वैत शासन और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि आखिर आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, उन सभी बातों को ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पाया कि औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। 1717 में फर्रुखशियार के द्वारा उसे बंगाल का सूबेदार और दीवान, जिसे नायाब नाजिब कहा गया था, के पद पर नियुक्त किया गया। 1717 से ही मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र रूप से बंगाल में शासन करना शुरू कर दिया। इस तरह वह बंगाल का पहला नवाब बना। मुर्शिद कुली खान के बाद उस प्रमुख जो नवाब बना वो अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान ने 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को हराया और वो बंगाल का अगला नवाब बना। मराठों से उसकी लड़ाई हुई, मराठों से वो हारा भी और 12 लाख रुपए वार्षिक कर देता था ताकि उड़ीसा का क्षेत्र उसके पास रह सके। उसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के साथ की थी। 1756 में 1756 में अलीवर्दी खान का बेटा सिराज उद्दौला अगला नवाब बनता है। सिराज जैसे ही नवाब बना, उसका संघर्ष शुरू हो गया। उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका चचेरा भाई शौकत जंग और मीर जाफर जो कि सेनापति था, इन तीनों की चुनौतियों का उसने सामना किया। फिर अंग्रेजों से उसका संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेज बहुत लंबे समय से दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रहे थे और फोर्ट विलियम में नवाब के जो भी विरोधी थे उनको शरण दे रहे थे, जैसे कृष्ण वल्लभ। सिराज ने कहा कि आप ये तीनों काम करना बंद कर दीजिए। अंग्रेजों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अंततः जून 1756 में, जून 1756 में सिराज ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया। फोर्ट विलियम का प्रमुख अधिकारी रोजर ड्रैक वहां से अपनी जान बचा करके फुल्टा द्वीप भागा, लेकिन जो अधिकारी वहां रह गए इसमें प्रमुख था जे हॉलवेल या जॉन हॉलवेल, जो कि एक सर्जन था। ये अपनी किताब अलाइव इन द वंडर में लिखता है कि एक बहुत छोटे से कमरे में 20 जून 1756 को लगभग 146 अंग्रेजों को रखा गया। अगली सुबह सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सभी लोग मारे गए। अंग्रेजों ने इसका पलटवार किया। जनवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव उड़ीसा के रास्ते और एडमिरल वॉटसन समुद्र के रास्ते बंगाल पहुंचते हैं। इन्होंने मणिकचंद्र, जो कि कलकत्ता का प्रभारी था,
उसको अपने पक्ष में मिलाया और पूरे कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लिया। कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला ने बदल करके अलीनगर कर दिया था। यही कारण था कि कलकत्ता में, जिसे अलीनगर कहा जाता था, 9 फरवरी 1756 को अलीनगर की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराज के बीच में। ये बहुत अपमानजनक संधि थी। इसी संधि के द्वारा कंपनी को अपने सिक्के ढालने का अधिकार कलकत्ता में मिल गया। इतना तो हो ही चुका था। इस पर रही कही जो कसर थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने पूरी कर दी। उसने मार्च के महीने में फ्रांसीसियों पर, जो चंद्रनगर में रहते थे, आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसी मदद मांगने के लिए सिराज के पास गए और प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार थी। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है रॉबर्ट क्लाइव के साथ। बहुत से लोग थे, क्योंकि षड्यंत्र करके बहुत से लोगों को उसने अपने पक्ष में मिला लिया था। अंग्रेज अधिकारियों में रॉबर्ट क्लाइव के साथ वॉटसन तो था ही था। वॉटसन के अलावा आयरकूट भी थे, चार्ल्स ग्रांट भी थे, किलपैट्रिक भी था, और वहीं सिराजुद्दौला के साथ मोहनलाल मुख्य रूप से और मीर मदान, ये दो लोगों ने ही सिराज के साथ लड़ाई की है। बाकी सभी लोगों ने सिराज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इस क्रम में आप जान पाएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक बहुत अच्छा षड्यंत्र अमीचंद की सहायता से बनाया। अमीचंद एक एजेंट था। इसी की सहायता से बहुत से लोग, जिसमें मीर जाफर भी था, मीर मीरन भी था, यूसुफ खान भी था, राय दुर्लभ भी था, इन सब को अपने पक्ष में कर लिया था युद्ध से पहले ही। युद्ध का परिणाम बड़ा तय था। सिराज उद्दौला उसमें हार गया। बाद में उसे पकड़ लिया गया और उसे मार डाला गया। इसके बाद बंगाल की लूट शुरू होती है और मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपना पहला कठपुतली नवाब बनाया। ये पूरी बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।